दोस्तों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कॉम्पटेरिया हर वीकेंड पर स्पेशल लेक्चर्स की कुछ सीरीज़ लेके आता है। जैसे कि मैंने वीकेंड्स पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर्स देता हूँ, उसी प्रकार आज मैं MPPCS प्री के अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल लेक्चर देना चाह रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और उससे रिलेटेड संस्थाओं के प्रति क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही रोचक लेक्चर है आज का। बहुत ही सावधानीपूर्वक सुनिए। काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कॉम्पटेरिया चैनल पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाएं। संवैधानिक निकाय, इसमें पहला है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान के भाग 15 में चुनावों से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। इसमें मूलतः एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की एक अधिसूचना द्वारा इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वहाँ तक होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के कार्य में भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, आदर्श आचार संहिता जारी करता है, प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, जो कि क्रम से 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और इनसे पहले सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगले आयोग की चर्चा करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है। अनुच्छेद 243 के 2। इस आयोग का मुख्य कार्य नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचनों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संपन्न कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव करवाने हेतु अधीक्षण, निर्देशन
एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग के पास होंगी। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 ZA में शामिल है। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचक आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसके मुख्य आयुक्त दुर्ग विजय सिंह हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा जो कि 25 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके क्रम में एक बिंदु में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाएं के अंतर्गत मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर स्थापित, जिसके बाद में भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 शामिल किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और 9 सदस्य हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग के सदस्य 62 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो वहाँ तक होता है। अनुच्छेद 317 के खंड 1 या खंड 3 में उपबंधित रीति से लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 317(3) के अनुसार खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि लोक सेवा आयोग का यथास्थिति अप्रत्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 320 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग में कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिसे वह राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। अगला आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष D.B. रेगे थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करें तो राज्य शासन ने प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा
सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है। इसका अध्यक्ष यूपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग के अलावा राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी स्थान पर नियोजन का पात्र नहीं होता। अगले हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध किया गया है। इसे राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको कैग बोलते हैं, संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और न ही अनुपस्थिति, छूटी पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात या तो सरकार के या किसी राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनके संबंध सभी में देय वेतन भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। कैग अपनी जांच रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं की सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी समितियों को देता है। ये समिति कैग की रिपोर्ट की सत्यता की जांच करती है। इसके अलावा सरकारी निकाय द्वारा की गई अनियमितता की जांच भी करती है। तत्पश्चात उसे संसद में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 149 में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों की व्यवस्था करे। यह भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शक्ति जहां विधानसभा हो सभी व्यय संबंधी लेखा की परीक्षा करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि, लेखा तुलन पत्र और अन्य अनुषंगी लेखा की परीक्षा करता है। अनुच्छेद 151 के तहत ये केंद्र सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। यह केंद्र, राज्य एवं इसके द्वारा वित्त पोषित निकायों के व्ययों का लेखा जोखा रखता है। यह लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। केंद्र एवं राज्यों के लेखा प्रारूप संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देता है। यह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक और मित्र के रूप में कार्य करता है। अगला आयोग है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। 89वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग करके अनुच्छेद 338 के तहत 2003 में इस आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य मामलों की जांच एवं सलाह करना। यह पीईएसए एक्ट 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय के साथ साथ वनोपज, खनिज एवं जल संसाधन तथा भूमि का स्वामित्व एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने का उपाय करता है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत 1990 में स्थापित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं।
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है और सामान्यतः यह 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा, इनमें संबंधित मामलों की जांच पड़ताल और सुनवाई, अत्याचार एवं उत्पीड़न की स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करना, मामलों की जांच के समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी, संबंधित मामलों के व्यक्तियों से पूछताछ का अधिकार होगा। ये भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इस आयोग को 102वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338B में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले यह एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता था। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य अर्थात कुल 5 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा से संबंधित मामलों में सलाह एवं अनुसंधान, पिछड़ा वर्ग की सामाजिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह, क्रीमी लेयर की धन सीमा के बारे में सरकार को परामर्श, कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में शामिल होगी के मामले में सरकार को सलाह, पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 340 में पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपाय इस आयोग को प्रदान किए गए हैं। इस आयोग की सिफारिश सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित अन्य तथ्यों की चर्चा करें तो प्रारंभ में इस आयोग का गठन पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को किया गया था, जिसे लगातार 2016 तक 7 बार पुनर्गठित किया गया था। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में कार्यरत आयोग 8वां आयोग है जो संवैधानिक दर्जे का है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी और 3 अन्य सदस्य क्रमशः आचार्य तेलीजू, डॉक्टर सुधा यादव और कौशलेंद्र सिंह पटेल हैं। अभी तक हमने सांविधिक निकाय की बात की है। अब हम चर्चा करेंगे गैर संवैधानिक निकाय। नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था, जो सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की चर्चा करते हैं तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री और उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता की बात करें तो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य, और पदेन सदस्यता की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की बात करें तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित में प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। इसके उद्देश्य की बात करें तो राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सशक्त राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सशक्त आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर पर पहुंचाना। जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं, उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना और उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनिटर करना। अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी है। महत्वपूर्ण प्रधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी से लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ पर्णधारियों तक पहुंचने में भी मदद करे, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय अनुवीक्षण करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना, राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना। विशेषताओं की बात करें तो नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जिसमें आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल है जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक रणनीति और नीति की दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों का समाधान करने में सक्षम करेगा। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं: नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन एवं थिंक टैंक और ज्ञान एवं नमोन्वेष हब। अब हम चर्चा करेंगे, हमने संवैधानिक निकाय की चर्चा की, गैर संवैधानिक निकाय की चर्चा की, अब हम अगले निकाय की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सांविधिक निकाय। पहला आयोग होगा इसके अंतर्गत मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेश मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा यथा संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था और 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक अथवा संवाहक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1) में मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में समाविष्ट तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना: इस बहुसदस्यीय संस्था में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्यों में कम से कम 3 एक्स ऑफिसियो यानी कि 3 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का या 70 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले की जांच करने, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। किसी भी जेल का दौरा कर जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यह संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, साथ ही इसे मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है।
ये राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह केवल उन मामलों के उल्लंघन की जांच करता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संबंधित हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो तक होता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार की 1990 की अधिनियम संख्या 20 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। एक अध्यक्ष जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। 5 सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है, जो कानून अथवा विधान, व्यापार संघ, महिलाओं की उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं को स्वैच्छिक संस्थान, महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव रहा हो को नियुक्त किया जाएगा। कम से कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होंगे। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेंबर सेक्रेटरी जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्री गतिविधियों के विशेषज्ञ होंगे, अथवा एक अधिकारी जो यूनियन के सिविल सर्विस अथवा अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य होंगे, अथवा जो उपयुक्त अनुभव के साथ यूनियन के अंतर्गत सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही विशेष। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। यह आयोग 7 सदस्यीय है। 6 सदस्य अशासकीय, 1 सदस्य शासकीय हैं। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। आयोग के अध्यक्ष एवं सभी अशासकीय सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से मनोनीत किए जाते हैं। आयोग के शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते हैं। प्रदेश से महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के हितों की देखभाल, उनका संरक्षण, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था स्थितियों और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता और प्रेक्षक की हैसियत प्राप्त है। आयोग ऐसा अधिकारपूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है। किसी व्यक्ति को समन जारी कर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण कराना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना, साक्ष्यों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना। इसकी वर्तमान अध्यक्ष लता वानखेड़े हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, एक पेड़ जरूर लगाइए। कॉम्टेरिया लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।